एक बाप ने अपनी बेटी को बचाने की 99 बार कोशिश की, पर हर बार नाकामी ही मिली और उसकी बेटी हर बार मर गई। ये सब तब शुरू हुआ जब इंसान धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में बदलने लगे और पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। एक मजबूर बाप ने हर मुमकिन कोशिश की इन अनडेड से लड़ने की, सिर्फ अपनी प्यारी बेटी को बचाने के लिए, पर वो कुछ कर न सका। जल्द ही दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और भाई, न तो उन्हें चैन की मौत मिली और न ही आराम, क्योंकि तभी एक गॉडेस ने उसे बुला लिया और दे डाले 99 जिंदगियां। मतलब अब वो 99 बार मर सकता है और हर बार वापस आ सकता है, ताकि वो फिर से कोशिश कर सके अपनी बेटी को बचाने की। अब वो अपने मिशन की शुरुआत करता है एकदम जीरो से, और बस यहीं से शुरू होता है उसका हेल लूप। हर बार मरना, फिर वक्त में पीछे जाना और फिर से कोशिश करना। हर बार पिछले से बेहतर बनने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार हार जाता है। फिर भी ये सुपर डैड हार नहीं मानता। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, चाहे 1000 बार ये नर्क दोहराना पड़े, बस किसी भी तरह अपनी बेटी को इस नाइटमेयर से बचा ले। आखिरी से दूसरी जिंदगी में वो एक मजबूत मिलिट्री शेल्टर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जहां वो और उसकी बेटी सुरक्षित रह सकते थे। पर जब वो वहां पहुंचा, तब तक उसकी बेटी जा चुकी थी। मर के फिर से शुरू करने की बजाय वो अपनी हार मान लेता है और बाकी की जिंदगी एक आम इंसान की तरह जीता है। पर भाई, उसकी बेटी को बचाने की तड़प कभी नहीं जाती। आखिरकार वो उस तड़प में पागल होकर वो खुद ही अपनी जान ले लेता है, ताकि आखिरी बार अपनी बेटी को बचा सके। अब जब वो आखिरी बार वापस आता है तो एकदम रेडी है। उसे याद है कि पहले वो डीजन नाम के शेल्टर तक पहुंचा था, पर कभी अपनी बेटी को जिंदा नहीं ले जा पाया, सिर्फ अपनी पुरानी गलतियों की वजह से। लेकिन इस बार वो एकदम तैयार है। अब तक की सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस लेकर वो खुद से वादा करता है इस बार गलती नहीं होगी। गेट खोलते हुए डीजॉन के रास्ते पर निकलने ही वाला होता है, तभी सामने का नज़ारा उसकी सांसें रोक देता है। जहां पिछली बार सब खाली था, इस बार पूरा इलाका ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल पर टॉयलेट पेपर लेने उमड़ी भीड़। इतनी भारी तादाद देखकर वो एकदम सदमे में आ जाता है। आखिर 99 बार में ऐसा कभी नहीं देखा था। पर उससे पहले कि वो कुछ समझे, अनडेड उस पर टूट पड़ते हैं। उसकी बेटी उसे होश में लाती है। वो उसे जल्दी से अंदर धकेल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। खुद को कुर्बान कर देता है, सिर्फ अपनी बेटी को थोड़ी और मोहलत देने के लिए। बेटी गिड़गिड़ाती है, दरवाज़ा खोलो पापा। पर भाई, ये गीगाचा डैड ठान चुका है, ये लड़ाई मैं अकेला लड़ूंगा। जिंदा चीर दिए जाने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, क्योंकि अब जब वो 99 बार मर चुका है, तो एक और मौत उसे नहीं हिला सकती। उसे अपनी बेटी की वो पुरानी यादें याद आती हैं, जब वो बच्ची थी, मासूम थी और बाप की जान थी। उसका प्यार, उसकी ममता, सब दोबारा उसके अंदर आग जला देती हैं। अब ये बाप चुपचाप मरने वाला नहीं, इसके अंदर कुछ जाग गया है। एक अलग ही ताकत इसके जिस्म में दौड़ती है। एक ही झटके में दर्जनों ज़ॉम्बीज को उठाकर फेंक देता है, जैसे कूड़े के थैले हों। अब ये आलसी बाप बन गया है सुपर डैड, पावर्ड बाय प्योर लव। एक अनलकी ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। गलती कर दी भाई। ये बाप उसे ऐसे फाड़ता है जैसे वो कागज हो। एक ज़म्बी ने काटा तो भाई ने 10 गुना जोर से वापस काटा, साथ ही एक की छाती में मुक्का घुसेड़ दिया। फिर हवा में छलांग मारकर एक को धरती पर मीटियर की तरह पटक दिया। बाकी सारे ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज भी समझ गए हम गलत बाप से पंगे ले बैठे। अब भाई बना बैठा है और फार्मर, जिसका जिम वाला बॉडी किसी भी युद्ध में गढ़ा हुआ लगता है। घूरती नजर से ही अनडेड पीछे हट जाते हैं। उधर घर में बैठी बेटी को अब चैन मिल रहा है। दरवाजे खुलता है, रोशनी अंदर आती है। बेटी की धड़कन तेज हो जाती है। सामने खड़ा है उसका बाप, जिंदा, ताकतवर और एकदम ग्रीक भगवान जैसा बॉडी लेकर। ऐसी बॉडी जिसे देख शहर की हर सिंगल मॉम गश खा जाए। अब कहानी शिफ्ट होती है आउटब्रेक के दिन 7 पर, कैपिटल सोल में। मापुर डिस्ट्रिक्ट में एक खास ग्रोसरी स्टोर है, अमार्ट। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगले सीन में कुछ सिपाही उसी के गेट पर खड़े मिलते हैं, 2 लोगों को देखकर हैरान, जो इतनी भीड़ में यहां तक पहुंच गए। अंधेरे में एक इंसान बढ़ रहा है मुझ सामने खड़ा एगहेड सिपाही इतना गुस्से में है कि उसका सिर फटने वाला है।
बाकी सब भी हमारे भाई पर बंदूक ताने खड़े हैं। फिर होती है एक एंट्री, एक खतरनाक ब्यूटी कैप्टन ब्लैक विडो। लगता है एवेंजर्स एंड गेम में मरने के बाद नताशा ने इसी कहानी में दोबारा जन्म लिया। वो दोनों को डांटती है, भागो यहाँ से, यहाँ कोई शेल्टर नहीं मिलेगा। और तो और उनके मुंह पर आकर बोलती है, फर्ज ऑफ। पर जब भाई मिनियल अपनी बेटी की हालत बताता है कि एक हफ्ते भटकने के बाद उसकी आस्मा बिगड़ चुकी है, तो सबका मूड थोड़ा बदल जाता है। वो खुद को कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, बस बेटी को बचा लो। ये देखकर कैप्टन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, फिर चिढ़ जाती है। वो एडियट सोल्जर भी कहता है, ये सब नाटक लग रहा है, हमारी कैप्टन तो किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं करती। लेकिन भाई अगला सीन जबरदस्त मजेदार है। जब एक हेड मुड़कर देखता है तो उसकी कैप्टन का चेहरा एकदम पिघल चुका होता है। लड़की क्लियरली इमोशनल हो चुकी है और तब वो उन्हें शेल्टर में आने देती है। बोलती है मैन पावर की जरूरत है। पर भाई सब जानते हैं असली रीजन क्या है। अब बता दें असली गेम क्या हुआ। भाई मार्च एक नंबर का गैस लाइटर है और वो इस कैप्टन को अच्छे से जानता है। उसने पिछली बार जान लिया था कि औरत एक रिटायर्ड सोल्जर है जो बाहर से तो एकदम जहरीली नागिन जैसी है, पर उसका एकमात्र कमजोर स्पॉट है पेरेंट्स के सैक्रिफाइस वाली इमोशनल स्टोरीज। यही सुनकर उसका दिल पिघलता है और भाई मार्च ने इसी को यूज किया। पर उसकी बेटी डोमी गुस्से में है। उससे अच्छा नहीं लगा कि पापा उसे छोड़ने को तैयार हो गए थे। फिर भी वो एस्मा पेशेंट वाली एक्टिंग करती रहती है, खांसती रहती है जैसे कोई मरा हुआ चूहा। सिपाही भी इरिटेट हो जाते हैं, पर सिर्फ मायो जानता है असलियत। वो देख पा रहा है कि इस बार उसकी बेटी की मेंटल कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है, इसलिए उसकी सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। पर दो बातों से वो परेशान है। पर इस बार टाइमलाइन में कुछ अलग हो रहा है। दूसरी, उसे जम्बी ने काटा था, फिर भी उसके अंदर सुपर पावर आ गए हैं। अब उसे खुद पे शक हो रहा है, क्या मैं इंसान भी हूं या ज़ॉम्बी बन चुका हूं। अब सर्वाइवल की शुरुआत देखते हैं। आमार्ट में बहुत सारा सामान और सुरक्षा है, पर एक अजीब चीज वो नोटिस करता है। बिल्डिंग के पास एक टूटी हुई इमारत जो पहले कभी नहीं दिखी। सिपाही भी हैरान है, भाई तू ऐसा बात कर रहा है जैसे भविष्य देख लिया आप। और फिर कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। कहानी अब उस हादसे पर आती है जो 3 दिन पहले हुआ था। एक झुंड भर zombies अचानक उन पर टूट पड़ा और कैप्टन, जैसे कि वो है एकदम निस्वार्थ, खुद ही उन सभी zombies को उस इमारत के अंदर की तरफ खींच ले गई। वही इमारत जहां पहले से ही भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स लगाए गए थे। पूरा बिल्डिंग धमाके से उड़ा दिया गया और उसके साथ ही वो सारे zombies भी चकनाचूर हो गए। अब हालत ऐसी है कि वो बस मलबे और धूल में बदल चुके हैं, और अगर कोई बच भी गया होगा में, तो भी उस गिरी हुई बिल्डिंग से बाहर निकलना नामुमकिन है। तब एक सिपाही मेनल की तरफ देखता है जो डरा हुआ सा दिख रहा होता है। शुरू में एगहेड उस पर हंसता है, मजाक उड़ाता है कि जैसे अभी कोई जम्बी पीछे से आ जाएगा, पर किस्मत का खेल देखो। जैसे ही वो ये बात कहता है, एक गॉर्डन कोलोसल जम्बी पीछे से आकर उभरता है। वो मोटा डरावना बाप, सारे पागल zombies का बाप, उस छोटे से सिपाही पर छा जाता है। उसका रूप इतना म्यूटेटेड है कि एगहेड एकदम गूंगा हो जाता है। बोली नहीं निकलते। और भाई वो जो मजे ले रहा था, अब वो अपने की बारी थी। वो विशाल ज़ॉम्बी अपना हाथ उठाता है और एक टाइटैनिक पंच में उस इंसान को मिटा देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वही ज़ॉम्बी सीधा कैप्टन हाई की तरफ बढ़ता है। वो भी मुश्किल से बच पाती है, सिर्फ अपनी जबरदस्त इवेसिव स्किल्स की बदौलत। उधर बाकी सैनिक डर के मारे हैरान हैं, ये ज़ॉम्बी आया कहाँ से। कैप जल्दी से अपनी पूरी यूनिट को तैयार करती है और हुक्म देती है, ओपन फायर। अब सारे सोल्जर्स गोलियों की वेव छोड़ते हैं उस अगली मॉन्स्टर पर। और भाई ओल्ड स्टीव जैसे लिटरल बुलेट बफे पर बैठा सब कुछ चबा जाता है। वो भयानक दरिंदा जोर की दहाड़ लगाता है और सीधा सोल्जर्स पर कूद पड़ता है। मैसेकर शुरू होता है सिर्फ एक अपरकट में। हाई के 3 सिपाही उड़ जाते हैं। एक बेचारा सिपाही डर के मारे जम गया है, कुछ कर ही नहीं पाया, और उसी पे वो ज़ॉम्बी दोनों हाथों से वार करता है और उसे पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। लेकिन तभी हमारी कैप्टन अपनी बैकपैक को डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल करती है और उस सिपाही को वहां से खींच लेती है। वो उसे डांटते हुए कहती है, अगर जिंदा रहना है तो होश में रहो। कैप खुद को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि अब जो सामने है वो कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है। उसे सबसे पहले मार्ट की याद आती है, जो कि एक सेफ जोन है। तो वो फौरन बाकी सर्वाइवर्स को लेकर वहां की ओर दौड़ पड़ती है। उधर मुको कोई बात करना चाहता है,
पर हैरी गुस्से में चिल्लाती है, चुप रहे, भाग बस। लेकिन अब दामी पीछे छूट रही है, दौड़ न पा रहे। तो हमारे भाई के अंदर का फादर मोड ऑन हो जाता है। ये गुची वर्जन ऑफ नामी मुड़कर उस मोटे जॉम्बी के सामने खड़ा हो जाता है और एक जोरदार पंच मारने के लिए पूरा जोर लगा देता है, अपने हाथों से ही उस बीस्ट से भिड़ने को तैयार। अब आते हैं क्या भाई के नजरिए पर। वो उस मॉन्स्टर जॉम्बी को एक खास बैरिकेड की तरफ खींचना चाहती है जो कि मार्ट के बाहर बनाया गया था। इतना मजबूत और मोटा बैरिकेड है कि चाहे कोई भी आ जाए तोड़ नहीं सकता, यहां तक कि कोई कलॉसल जॉम्बी भी नहीं। क्या आपका मकसद है इस जॉम्बी को वहीं अटका के रखना ताकि इसका वीक स्पॉट ढूंढा जा सके? पर तभी उसे एक खतरनाक सच्चाई दिखती है। मार्ट के पहले मंजिल पर कुछ सर्वाइवर्स खड़े हैं। अब सीन और भी ज्यादा खराब हो जाता है। कैप गालियां देती है और तुरंत प्लान बदल देती है। कहती है, ये दरिंदा इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं खुद इसे डिस्ट्रैक्ट करूंगी। नाउ दैट्स अ बैड एज फीमेल लीड। पर जब वो डामी को देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि उसका बाप कहीं नजर नहीं आ रहा। कैप गुस्से में चिल्लाती है, मैंने इतना सब किया, और वो खुद अपनी बेटी को छोड़कर भाग गया। तभी डामी उसे दूसरी दिशा में इशारा करती है। कैप उधर देखती है और जो सीन दिखता है उसे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है भाई मिनसुक उस जॉम्बी की खोपड़ी पर इतने घूंसे बरसा रहा है कि उसका सिर पिचक गया है, कुचल गया है, बिल्कुल चूर हो गया। आखिरकार एक आखिरी पंच में मिनसुक उस जॉम्बी का काम तमाम कर देता है। सीन इतना ग्रूसम होता है कि कुछ सर्वाइवर्स तो देखने की हिम्मत नहीं करते। पर भाई एकदम कूल बना हुआ है, ऐसे सांस ले रहा है जैसे अभी कोई छोटा मोटा काम किया हो। क्या भाई एकदम शक और डर से उसे देखती है, पर भाई को किसी की परवाह नहीं। वो सबसे पहले अपनी बेटी से माफी मांगता है। बेटा, मैंने जो वादा किया था उसे तोड़ दिया, पर मैं तुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कबूल करता है कि उसे अपनी बेटी की सेफ्टी इतनी प्यारी है कि वो अपने सीक्रेट की परवाह नहीं करता। अब क्या भाई और ज्यादा चौकन्नी हो गई है, इतनी कि सीधा उस पर बंदूक तान देती है। पूछती है, तू असल में है कौन? वही एकदम गिगा चार्ज मोड में ग्लासेस उतारता है और अपने आप को फेमिनिन आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करता है। बेटी परेशान है, डरती है कि सोल्जर्स उसका सीक्रेट जान के उसे मार देंगे। तभी भाई एक चिलिंग डायलॉग बोलता है, मैं जॉम्बी हूं? नहीं, मैं जॉम्बी एक्सपर्ट हूं। कैप और उसकी बेटी दोनों एकदम कंफ्यूज। जॉम्बी एक्सपर्ट क्या होता है भाई? अब भाई अपने गैस लाइटर ट्रोमैक्स स्किल्स एक्टिवेट करता है। कहता है, जब से अपोकलिप्स शुरू हुआ है मैं हर जॉम्बी का वीकनेस ढूंढ रहा हूं, उन्हें एनालाइज कर रहा हूं, इसलिए मैं उस मोटे जॉम्बी को खत्म कर पाया और अब तुम सबकी मदद करना चाहता हूं। क्या पहले हंसती है जैसे कि उसकी बातों पर यकीन हो गया, पर अगले ही पल वो फुल साइको मोड में आ जाती है। सीधा उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। कहती है, तू सोचता है मैं तेरी बकवास पर यकीन करूंगी? दामी कुछ बोलना चाहती है। कैप उसे भी चुप करा देती है। कहती है, साफ कि ये बंदा कोई आम इंसान नहीं है। जो जॉम्बी गोलियों से नहीं मरा उसे इसने बैर हैंड से मार डाला। और फिर सबसे सस्पिशियस बात, उसकी आंखें डार्क रेड, बिल्कुल जॉम्बीज जैसी। कैप उसके सामने जाकर डिमांड करती है, तू बता, तू इंसान है या कुछ और? इतनी पास आ जाती है कि मानो केस करने ही वाली हो। पर वही साफ मना करता है, तुम्हारी गोलियां काम कर रही थी, वो जॉम्बी पहले ही कमजोर हो गया था, मैंने तो बस फिनिश किया। ये जो आखिरी झटका था ना, उसी ने उस भूतिया जानवर का गेम ओवर कर दिया। इस टाइप के जॉम्बी को ईटर क्लास कहते हैं, जब मल्टीपल जॉम्बीज मिलकर एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। भाई सीधा ड्रैगन बॉल जी का फ्यूजन डांस कॉपी कर लिया इन्होंने। इनके फ्यूज होने से इनकी ड्यूरेबिलिटी और भी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। पर भाई हर चीज़ की कोई ना कोई वीकनेस होती है, और इस बीस्ट की भी है उसकी गर्दन। जब वो ये सब समझा रहा होता है, माचो अंदर ही अंदर सोचता है कि वो कोई झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, ये सही है कि एक आम आदमी के पंचेस उस जॉम्बी को नहीं मार सकते थे, लेकिन उसकी आंखों को देख के सस्पिशियस हो जाती है। हाई इस पर वो कैजुअली बोलता है कि उसे एक जेनेटिक कंडीशन है जिससे उसकी आंखों में मेलानिन की कमी है। यही वजह है कि वो अक्सर अपनी आंखें छुपाता है क्योंकि लोग उसे घूरते हैं। अब जबकि दोनों बातें क्लियर हो गई, मिन्स्क सवाल करता है कि क्या कैप्टन अब भी उसे ज़ॉम्बी समझती है। हाई के चेहरे पर चिंता और शक की लकीरें साफ दिखती हैं। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे में। देखिए, फिर भी सबसे कन्विंसिंग चीज़ ये है कि अगर वो सच में ज़ॉम्बी होता तो अपनी बेटी की परवाह ना करता। इसी सोच से वो मान जाती है और दोनों को मार्ट में शरण दे देती है।
कैप्टन जाते वक्त उसे वार्निंग देती है, एक्सपर्ट हो या कुछ और, उस पर वो नजर रखेगी। फिर वो अपने मरे हुए जवानों को याद करके गिल्ट में चली जाती है। तभी दो सिपाही उसके हालचाल पूछने आते हैं, पर हाई का गुस्सा फट पड़ता है। वो एक सिपाही के घुटने में सीधा लात मार देती है। वजह इन बेवकूफ़ों ने सिविलियंस को अंडरग्राउंड नहीं ले जाया, जिससे सबकी जान खतरे में पड़ गई। कैप्टन उन्हें खुली धमकी देती है, अगली बार कोई गलती की तो गोली भी खुद चलाएगी, और गुस्से में वहां से निकल जाती है। लेकिन जिस सिपाही को लात पड़ी थी उसकी आंखों में कुछ और ही चालें चल रही होती हैं। आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब सीन वापस मार्ट के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ सभी सर्वाइवर्स आराम कर रहे हैं, मिनसल्क और उसकी बेटी डामी भी। डामी खुश है कि पापा का सीक्रेट बाहर नहीं आया। वो बोलती है, पापा तू कितना नेचुरल लाई बोलता है रे। मोब बोलता है कि हाई इतनी इजीली नहीं मानती, तो पूरा परफॉर्मेंस देना पड़ा। डामी पूछती है, तू इसे जानता है क्या? उसके सवाल से मार्च को पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं। हर एक रिग्रेशन में उसकी हाई से अच्छी बॉन्डिंग हुई थी, पर वो अपनी बेटी को कुछ नहीं बताता। फिर डामी को शौक लगता है कि उसके पापा को ब्लफ का मतलब कैसे पता, वो तो किड्स का स्लैंग है। ज़ॉम्बी पापा मुस्कुरा के बताता है, तूने ही सिखाया था बेटी। 100 जन्म के एक्सपीरियंस से उसने बहुत कुछ सीखा। डामी को तो कुछ याद नहीं, पर फिर भी इंप्रेस हो जाती है। उसके सो जाने के बाद मार्च मार्ट में घूमते हुए सोचता है, अगर मेरी आइडेंटिटी खुल रही तो ऐसे पैनिक में आ जाएंगे। कुछ देर बाद वो वापस आता है खाने के साथ, लेकिन डामी तो कब का सो चुकी होती है। मार्च उसे ब्लैंकेट में ढककर आराम से सुलाता है। अब उसकी सोच फिर से सीरियस मोड में जाती है। ज़ॉम्बीज पहले से ज़्यादा तेज हो गए हैं, म्यूटेशंस बढ़ती जा रही हैं, और आउटब्रेक को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। जो भी रिग्रेशन उसने जिया है ये वैसा नहीं है, सब कुछ ज़्यादा तेज हो रहा है। शायद इसका कारण भी वो खुद ही है। सीन कट होता है सिटीस्केप की ओर, जहाँ हज़ारों म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मार्च को उनकी आहट महसूस होती है, जैसे ये पूरी आर्मी सिर्फ उसे और उसकी बेटी को मारने आ रही हो। शायद वो उससे डरते हैं, या शायद उसकी एग्जिस्टेंस ही उनके लिए खतरा है। लेकिन एक बात पक्की है, वो एक बड़ा वेरिएबल बन चुका है। तो वही क्या करता है, सिटी के बाहर जाता है अकेले, हज़ारों ज़ॉम्बीज का स्वागत करने। स्टाइल में लैडर लेके खड़ा होता है, जैसे कह रहा हो, चलो भाइयों शुरू करो शो। पर पहले अपने हाथों से लैडर तोड़ देता है, अल्टीमेट वेपन बना के। ज़ॉम्बीज एक के बाद एक उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन भाई कोई आम आदमी नहीं। एक एक ज़ॉम्बी को ऐसी चपेट में लेता है कि रिएक्ट तक नहीं कर पाते। म्यूटेशन वाले भी पीछे नहीं हटते, पर ब्रो सबकी लाशें बिछा देता है। हीटर क्लास को एक ही पंच में खत्म करता है। कुछ ज़ॉम्बीज स्काई ब्लास्ट जैसी पावर्स फेंकते हैं, लेकिन लैडरमैन हवा में छलांग मारता है और एक शॉक वेव के साथ उन्हें चूर चूर कर देता है। फिर अपने ट्रस्टेड एक्स निकालता है और सभी को स्लाइस कर देता है। एक 6 हाथ वाला भद्दा ज़ॉम्बी सामने आता है, लेकिन ब्रो उसे गोजो सतोरू स्टाइल में सीधा स्टॉर्म कर देता है। दामी तब उठती है, बॉडी स्ट्रेच करती है और देखती है पापा सामने खड़ा है। हाँ, वही पापा जिसने अभी कुछ घंटे पहले 100 ज़ॉम्बी फाड़ दिए। और हाथ में क्या है? एक प्यारा ब्रेकफास्ट, दिल से बनाया अपनी बेटी के लिए। दामी मुस्कुराती है और खाना शुरू करती है। अब सीन शिफ्ट होता है कैप्टन के ऑफिस में। उसके जवान उसे बताते हैं कि रात भर कुछ भयंकर आवाज़ें आई थी। जब वो मौके पर पहुंचे तो पूरी जगह क्लीन थी, सारे ज़ॉम्बीज मरे पड़े थे। भाई गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है, पूछती है, क्या ज़ॉम्बीज ने खुद को ही मार डाला? सोल्जर कहता है, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर मैंने खुद देखा। 4 घंटे में सारे ज़ॉम्बीज का सफाया हो गया। तभी हाई के दिमाग में एक आइडिया आता है, अब सर्वाइवर्स को इकट्ठा करो। हमारे पास चांस है मार्च छोड़ने का। सर्वाइवर्स बाहर झांकते हैं और देखते हैं एक शांति भरा खूबसूरत दिन। सड़कों पर खून जरूर है, पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखता। लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, सोचते हैं ज़ॉम्बीज गए कहाँ। सारे इशारे इस तरफ हैं कि शायद कोई चमत्कार हुआ है, पूरे इलाके से ज़ॉम्बी गायब हो चुके हैं। ये बात सुनकर लोग खुशी से झूम उठते हैं। जो लोग तबाही की जिंदगी जीते आ रहे थे, उनके लिए ये एक बड़ी राहत है। डामी भी अपने पापा से कहती है, शायद ज़ॉम्बी सच में चले गए होंगे, चाहिए आना मर। लेकिन बेचारी को क्या पता, उसके पापा ने कल रात ही पूरे शहर में एक फुल ऑन ज़ॉम्बी चेकअप करवा लिया था। उसका बाप अचानक हेलमेट उठा के डामी के सर पे ठोक देता है और सीरियस अंदाज में कहता है, जो भी हो जाए बेटा, ये हेलमेट मत उतारना। उसके लहजे में कुछ अजीब सा डर छिपा होता है, जिससे डामी भी परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। उसी टाइम आ जाती है कैप्टन हैरी अपनी टीम के साथ। माइक उठाकर बोलना शुरू करती है, इस पूरे इलाके में जितने भी ज़ॉम्बी थे सब खत्म कर दिए गए हैं। लोग फिर से तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं, अब तो सेफ्टी पक्की समझो। लेकिन भाई साहब, असली धोखा तो अब मिलने वाला है। हैरी तुरंत बोल देती है, अब सब लोग इस इलाके को छोड़कर निकलेंगे। लोग सन्न रह जाते हैं। क्या? अभी तो शांति मिली थी, अब फिर भागना?
लोग खुलकर अपना गुस्सा दिखाते हैं। जब ज़ॉम्बी ही नहीं रहे तो निकलने की ज़रूरत क्या है? फिर हैरी एक और झटका देती है। 3 दिन पहले हमारी रेडियो कम्युनिकेशन दूसरी यूनिट सेकंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड से कट गई थी। ये कोई मामूली यूनिट नहीं थी। ये ब्रिगेड जानजी रीजन में भी जिंदा बची थी। मतलब आर्मी वाला लेवल प्रोटेक्शन है इनके पास। आर्मर्ड व्हीकल, दमदार सैनिक, सब कुछ। हैरी की बातें उम्मीद की तरह लग रही होती हैं, लेकिन पब्लिक में डर फैल जाता है। एक रेडियो कॉल के भरोसे हम अपनी जान कैसे दांव पर लगा दें? हर कोई अपनी अपनी परेशानी बताने लगता है। हैरी पूरी ईमानदारी से कहती है, मुझे उस ब्रिगेड के एक सोल्जर पर पूरा भरोसा है। नाम है ब्लू हॉक। वही को बैग ऐसा कटाखंड है कि जैसे पीठ पर भी एक और पीठ हो। हैरी को तो उस पर भरोसा है, लेकिन पब्लिक बोले तो उल्टा। हमें क्या पता वो कौन है? लोग फिर वो लग जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। हैरी समझाने की कोशिश करती है, अगर ज़ॉम्बी फिर से आए तो इस बार सरवाइव करना नामुमकिन होगा। पर लोग अभी की राहत से बेवकूफ़ बने बैठे हैं। तभी एक बंदा भड़कता है, ये सब एक औरत के इमोशंस की वजह से हो रहा है। भाई एंड्रू टेट के क्लासेस ले रहा है शायद। बाकी लोग भी उसकी बात पकड़ लेते हैं और हैरी पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। तभी हमारा गिगा चार्ट ज़ॉम्बी एक्सपर्ट पापा मिनसुक मैदान में उतरता है। कड़क आवाज़ में बोलता है, ज़ॉम्बी वापस आएंगे, चाहो या ना चाहो। जो बंदा अभी तक हैरी को बेरिया रहा था, वो अब मिनसुक से भी पंगा लेता है। लेकिन पापा मिनसुक एक लुक देता है, आईक्यू रूम टेम्परेचर वाला बंदा कांपने लगता है। मिनसुक इतना डराता है कि उस बंदे की बेटी तक सोचने लगती है, अब्बा को क्या दिख गया जो डर गए। मिनसुक साफ कहता है, ब्रिगेड तक पहुंचने में खतरा तो है, पर यहाँ रुकना मतलब ज़ॉम्बी को प्लेट में खाना देना। अब पब्लिक और घबरा जाती है। तभी मचौक आता है और भीड़ से सीधा सवाल करता है, अगर सैनिकों ने मदद बंद कर दी और तुमने कोई ऑर्डर ना माने तो क्या होगा? लोग सोच में पड़ जाते हैं। अब कुछ लोग हैरी की बातों को सपोर्ट करने लगते हैं। एक चश्मिश भाई बोलते हैं, अगर हम अब तक जिंदा हैं तो सिर्फ हैरी की टीम की वजह से। अब भीड़ वापस हैरी के फेवर में नारेबाजी करने लगती है। हैरी खुद हैरान हो जाती है, मैं तो हार मान रही थी और ये ज़ॉम्बी एक्सपर्ट एक सवाल में सबको घुमा गया। मिनसुक फिर बोलता है, मैं कोई क्रेडिट नहीं चाहता। हैरी को तो थैंक यू बोलने का टाइम भी नहीं मिलता। भाई एकदम डैडी मोड में कहता है, मैं ये सब सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। और हैरी को हाथ बनाकर कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम सबको सही सलामत लेकर निकलोगी। हैरी पहले तो हैरान होती है, फिर खुद को संभालती है और बोलती है, अब ऑपरेशन शुरू होता है, कोई पीछे नहीं छूटेगा। कैप्टन चाह हैरी नाम से लीडर बनने का ऐलान कर देती है। बसों और सपोर्ट व्हीकल्स की मदद से सब निकलते हैं। नामी थोड़ी खफा दिखती है, शायद उस बेतुके हेलमेट या पापा के बगल में सीट ना मिलने की वजह से। हैरी सबसे आगे खुद गाड़ी चला रही है, हर खतरे से निपटने के लिए तैयार। आखिरकार वो हान रिवर पार कर लेते हैं, जो कि तबाही के बाद से अब तक कोई नहीं कर पाया था। हैरी सबको बोलती है, ध्यान दो, अब असली झंझट शुरू होने वाला है। सैनिक दूर से ज़ॉम्बी का झुंड देखते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। हैरी तुरंत कमांड देती है, सिविलियंस और टीम सी राइट लेन लो, हम बाएं से निकलेंगे। अब बात करते हैं ज़ॉम्बी की एक खास बात की। सुनने की ताकत देखने से कई गुना ज़्यादा होती है। हैरी ये जानती है और मेटल के डिब्बे ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देती है। डिब्बों की आवाज़ से ज़ॉम्बी पगला जाते हैं, चिल्लाना, चढ़ जाना, दौड़ पड़ना, सब शुरू। मकसद डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि उन्हें उनके पीछे लगाना है। हैरी सिग्नल देती है, स्पीड बढ़ाओ। लेकिन ज़ॉम्बी तो जैसे हुसैन बोल्ट बन गए हैं, भागे चले आ रहे हैं। हैरी बोलती है, ब्रिज की तरफ ले चलो। ब्रिज टूटा हुआ है और अब आएगा दूसरा ज़ॉम्बी वाला फैक्ट। चाहे जो भी हो, उनका मकसद एक ही होता है, इंसानों का पीछा करना। हैरी के सैनिक गाड़ी को मोड़ते हैं, एकदम किनारे से यूटर्न। ज़ॉम्बी अपनी रफ्तार पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे से टकराकर नीचे गिरते जाते हैं। इधर हैरी की टीम ज़ॉम्बी को काटते हुए आगे निकलती है। अब तीसरी खासियत, ज़ॉम्बी की सबसे कमज़ोर जगह उनकी पीठ होती है। और भाई मिनसुक आता है एक रात बर्मन वाला रोड रोलर लेके। ज़ॉम्बी की हड्डियां चूर चूर रोड रोलर बन गया, जिंदा पिज्जा मेकर। ऐसा लग रहा है जैसे मिनसुक खुद इस मशीन का एड बना रहा हो। कुछ ज़ॉम्बी बेवकूफ़ी में रोलर की तरफ बढ़ते हैं और अगले पल फुल स्क्विश। हैरी और उसकी टीम देखते हैं, सब हक्के मक्के रह गए। मिनसुक सारे ज़ॉम्बी ब्रिज से नीचे समंदर में गिरा देता है। अब सीन करता है डामी और बाकी सिविलियंस की तरफ।
दामी अभी भी उस बात से परेशान है जो निकलने से पहले हुई थी। और तभी दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। डामी की सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि कहीं मिन्सियोक का सीक्रेट सोल्जर्स के सामने खुल ना जाए, पर उसकी किस्मत अच्छी थी। इस वक्त मिन्सियोक सही सलामत वापस आ गया है। और हाँ, द वन पीस इज रियल वाली फीलिंग भी आ गई। पहले तो उसने डामी से कहा था कि वो सिर्फ हैरी की टीम को हल्की फुल्की मदद करेगा, पर अब जब वो रोड रोलर चला रहा है और ज़ोंबी के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो डामी सन्न रह जाती है। कैप्टन हैरी तुरंत कूद कर चिल्लाती है, सब लोग मेरे पीछे आओ, क्योंकि उसने देख लिया है कि सामने से एक और झुंड पागल ज़ोंबी का आ रहा है। पर रोड रोलर ने फिर चालू कर दिया आतंक। जो ज़ोंबी दिखे सबको मसल कर रास्ता क्लियर कर दिया। अब सिविलियंस आराम से सेफ जोन तक निकलने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार ज़ोंबी से लड़ते झगड़ते ये लोग सेकंड ब्रिगेड के प्रोटेक्टेड बेस तक पहुंच जाते हैं। अब ज़रा इस ब्रिगेड के बारे में भी जान लो। हर बार जब एमओ ने रिग्रेशन का एक्सपीरियंस किया, ये यूनिट हर बार लंबी चलती रहे। ये एक अहम पॉइंट है उसके मिशन में, डिजॉन नाम के सेफ हेवन तक पहुंचने से पहले। और सिर्फ 8 दिन में यहाँ तक पहुंचना भाई, ये तो रिकॉर्ड ही बन गया। पर अब पापा वाला डर फिर से लौट आता है। अगर मैं अपनी ताकत पे घमंड करने लगा तो फिर वही होगा, तामी को फिर से खा लिया जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इस बार भी मिन्सियोक अपने पुराने रोड मैप पे ही चलेगा, कम से कम बदलाव, ताकि रिजल्ट वही अच्छा निकले। उसकी नज़र में तो असली जंग अब शुरू हुई है। फिलहाल तो सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि रोड रोलर की वजह से ही सबकी जान बची। भले ही सोल्जर्स ने उस मशीन को ढूंढ लिया था, पर उसे चलाना किसी को नहीं आता था। और अब जब मिन्सियोक को चलता हुआ देख रहे हैं, सब सोचने लगते हैं कि शायद ये कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर रहा होगा। मचू बोल देता है, नहीं भाई, मैंने बस सीखा था कि सर्वाइव कर सकूं। टोटल में कोई कासुअल्टी नहीं हुई, इसके लिए कैप्टन हैरी मिन्सियोक के शुक्रगुजार हैं। मज़ेदार बात यह है कि वो उसे थैंक यू बोलती है, पर हमारा बंदा कहाँ मानता है, चिढ़ाता है और एक और थैंक यू मांगता है। हैरी सीधा डपट देती है चुप कर, और तभी सीन में एंट्री होती है सार्जेंट ली एन की, जो सेकंड इन्फेंट्री ब्रिगेड से है। वो हैरी को रिस्पेक्ट के साथ सैल्यूट करता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि हैरी आने वाली है। हैरी हैरान रह जाती है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? सार्जेंट बताता है, कॉलोनल शाह ने पहले ही बोल रखा था कि स्टबर्न फीमेल ऑफिसर आने वाली है। ये सुनते ही उसके सोल्जर्स हंस पड़ते हैं। हैरी एकदम मौत की नज़र से सबको घूरती है और पूछती है, कॉलोनल शाह कहाँ है? बताया जाता है, वो तो पीछे वाले गेट पर गए हैं, क्योंकि अचानक कुछ ज़ॉम्बी वहां आ गए हैं। अब ये बात सुनकर हैरी को झटका लगता है। वो डर जाती हैं, अकेले क्यों गए? सार्जेंट समझाता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पर उसकी मुस्कान और नजरें चुराना कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। सच ये है कि कर्नल शाह खुद अकेले निकल गए थे। क्यों? क्योंकि भाई एकदम लेजेंड है। अब सीन शिफ्ट होता है पीछे वाले गेट पर। सोल्जर्स वॉच टावर से देख रहे हैं और टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 35 मिनट में सारे ज़ॉम्बी साफ। और ये बंदा गन नहीं बल्कि मीले वेपन से ज़ॉम्बी मारना पसंद करता है। उसका मानना है एक्स ही है ज़ॉम्बी की सच्ची मौत। खुद को ज़्यादा मुश्किल में डालता है ताकि उसे ज़्यादा मजा आए। कटे हुए ज़ॉम्बी के सर देख के ही उसे खुशी मिलती है। लो मिला ब्लू हॉक से सेकंड इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर, बिल्कुल डेकोरेटेड, एक्सपीरियंस्ड एंड थोड़ा क्रेजी भी। उसके सोल्जर्स तो डरते हैं, भाई कभी ज़ॉम्बी बन गया तो दुनिया का हाथ मता है। चापों में खुद मजे लेता है और हंसते हुए बोलता है, भाई मैं अलग ही लेवल पर हूँ। उसे लगता है ज़ॉम्बी बहुत स्लो हैं। अपनी टीम को भी डेड वेट बोल देता है, तभी तो मैं अकेला लड़ता हूँ। टीम को बुरा तो लगता है, पर उन्हें भी पता है सच यही है। पूरे झुंड को अकेले मारने के बाद अब उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। उम्र का असर दिखा है, पर भाई बोर हो गया है। रोज एक ही काम, कोई चैलेंज ही नहीं। और तभी एक ईटर क्लास ज़ॉम्बी वापस उठ जाता है, स्माइल करता है और एकदम स्लीप पैरालिसिस डीमन की तरह कूद पड़ता है। लेकिन ज़ॉम्बी कुछ कर पाए उससे पहले ही हमारा बंदा रोड रोलर से आके उसे कुचल देता है। सीधा टमाटर चटनी बना दी जाती है। सोल्जर्स हक्का बक्का रह जाते हैं और कर्नल तुरंत अलर्ट हो जाता है। उसे याद आता है, मैं दूसरों से अलग हूँ और ज़ॉम्बी की ताकत पहचान सकता हूँ। अब वो जब देखता है, हर कदम के साथ उसे लग रहा है कि मिन्सियो के शरीर पर मौत का साया है, जैसे कि उसने अब तक का सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी देख लिया हो। लेकिन उल्टा, मिन्सियो तो नॉर्मल इंसान की तरह मुस्कुराते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है।
कप्तान ही के साथ सफ़र करते हुए मिनसुक बस मदद करना चाहता है, लेकिन ब्लू हॉक उसमें इतना ज़्यादा डर महसूस करता है कि सीधे फुल फोर्स से उस पर एक्स से वार कर देता है। और ये कोई मजाक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पूरी जान झोंक दी हो उस स्विंग ने। जैसे ही हमला होने वाला होता है, बाकी सोल्जर्स डर जाते हैं क्योंकि उनके कर्नल किसी आम इंसान पर ऐसे हमला कर रहे हैं जैसे पागल हो गए हैं। लेकिन हैरानी की हद तो तब हो जाती है जब मिनसुक उस तेज वॉर को एक हाथ से पकड़ लेता है। इतनी स्पीड में एक्स को रोकना लगभग नामुमकिन है। मच्छरों की मौजूदगी ही कर्नल के रोंगटे खड़े कर देती है। वो तुरंत रेड अलर्ट जारी कर देता है, ये कहते हुए कि जो सामने खड़ा है वो इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। मिनसुक भी जानता है कि बाकी लोगों की तरह इस बंदे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, इसलिए वो शुरू करता है कर्नल का नाम लेकर और उसी एक्स को इतनी ताकत से पंच करता है कि वो टुकड़ों में टूट जाता है। एम सच साफ करता है कि उसे यही रहना है और सबसे पहले इसी आदमी को यकीन दिलाना है कि वो कोई खतरा नहीं। उसे पता है कि कर्नल बातों से नहीं मानता, तो अब वो उसी खेल में उतरता है जिसे पोंगो सबसे ज़्यादा पसंद करता है, फाइट। कर्नल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है जब वो मिनसुक को फाइटिंग स्टांस में देखता है। वो इसे सीधा चैलेंज समझ लेता है। बिना कोई और बात सोचे कर्नल अपने स्ट्रैप्स खोल देता है लड़ाई के लिए। ब्लू हॉक ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से पागल देखे हैं, लेकिन